ये कहानी नेहा की जुबनी जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती, कभी हंसी की चमक तो कभी आंसुओं की छांव, हर कदम पर एक नई कहानी बुनती है। ये कहानी ऐसी ही एक अनघट राह की है, जहां प्यार, विश्वास और बलिदान की सुगंध के साथ साथ समाज की कड़वी सच्चाइयां भी उभरती हैं। ये कथा है एक ऐसी लड़की की, जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने सपनों को थामने की कोशिश की, पर नियति ने उसे इम्तिहान की ऐसी आग में झोंक दिया, जहां हर कदम पर उसकी आस्था और साहस की परीक्षा हुई। ये कहानी है सुनीता की, जिसके दिल में अपने पति और परिवार के लिए अटूट प्रेम था, पर जिसे समाज की कुटिल नजरों ने अपने रंग में रंगने की कोशिश की। आइए इस भावनात्मक यात्रा में डूब जाएं, जहां हर पल एक नया मोड़ लाता है और हर मोड़ पर एक नई चुनौती। सुनीता का जन्म एक छोटे से गांव कालापुर में हुआ था, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकल ही जीवन का आधार थी। उसका परिवार साधारण था, मां शांति, पिता रामदास और एक छोटा भाई गोपाल। रामदास एक मेहनती किसान थे, जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, ताकि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। सुनीता बचपन से ही समझदार थी, वह अपनी मां के साथ घर संभालती और स्कूल में भी अव्वल रहती। उसका सपना था कि वह एक दिन शिक्षिका बने, गांव के बच्चों को पढ़ाए और उनके जीवन में रोशनी भरे। पर गांव की रूढ़ियों में बेटियों के सपने अक्सर दब जाते हैं। जब सुनीता 17 साल की हुई, तो उसके माता पिता ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। सुनीता का दिल चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे, पर परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दबाव के आगे उसकी आवाज दब गई। उसी दौरान गांव में एक रिश्ता आया विजय का। विजय एक सैनिक था, जो फौज में नौकरी करता था। वह कालापुर के पड़ोस के गांव हरिपुर का रहने वाला था। विजय के पिता रघुनाथ एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, जो अकेले रहते थे, क्योंकि विजय की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था। विजय की छवि एक ईमानदार और मेहनती नौजवान की थी, और सुनीता के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर था। सुनीता ने भी विजय की तस्वीर देखी और उसकी सादगी भरी मुस्कान पर दिल हार बैठी। शादी तय हो गई। शादी का दिन सुनीता के लिए एक नया अध्याय था। वह विदा होकर हरिपुर पहुंची, जहां रघुनाथ ने उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाया। विजय का स्वभाव भी वैसा ही था, जैसा सुनीता ने सोचा था, शांत, सौम्य और प्यार करने वाला। शादी के कुछ महीने बड़े सुकून से बीते। विजय जब भी छुट्टी पर घर आता, सुनीता के साथ समय बिताता और दोनों भविष्य के सपने बुनते। सुनीता ने अपने शिक्षिका बनने के सपने को विजय के साथ साझा किया, और विजय ने वादा किया कि वह उसकी पढ़ाई पूरी करवाएगा। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन विजय को फौज से पत्र मिला कि उसे तुरंत ड्यूटी पर वापस जाना होगा, क्योंकि सीमा पर तनाव बढ़ गया था। सुनीता का दिल डूब गया, पर उसने हिम्मत दिखाई। उसने विजय को गले लगाया और कहा, तुम देश की सेवा करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। विजय ने सुनीता को अपने पिता की जिम्मेदारी सौंपी और कहा, पिताजी की उम्र हो चुकी है, तुम उनका ध्यान रखना। मैं जल्दी लौटूंगा। सुनीता ने हामी भरी और विजय को विदा किया। विजय के जाने के बाद सुनीता ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह जल्दी उठती, घर के काम निपटाती और रघुनाथ की सेवा करती। रघुनाथ भी सुनीता को अपनी बेटी की तरह मानते थे। वो अक्सर उसे अपनी जवानी की कहानियां सुनाते और सुनीता बड़े ध्यान से सुनती। गांव में लोग सुनीता की तारीफ करते कि वो इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी से घर चला रही है। पर गांव की हवा में सिर्फ तारीफें ही नहीं, कुछ और भी था। हरिपुर एक छोटा गांव था, जहां हर बात जल्दी फैलती थी। कुछ लोगों की नजरें सुनीता पर टेढ़ी होने लगीं। एक युवा बहू, जिसका पति दूर है और जो अपने ससुर के साथ अकेली रहती है, ये बात कुछ लोगों के लिए गपशप का मसाला बन गई। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग और नौजवान सुनीता और रघुनाथ के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे। विजय तो फौज में है और ये बहू दिन रात ससुर की सेवा में लगी है। कुछ तो गड़बड़ है, एक ने कहा। अरे, रघुनाथ भी तो अकेला है, कौन जाने क्या चल रहा है, दूसरे ने हंसी उड़ाई। ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगीं। सुनीता को इन बातों की भनक तब लगी, जब एक दिन वह बाजार से सामान लेकर लौट रही थी।
गांव की कुछ औरतें उसे देखकर फुसफुसाने लगीं। सुनीता ने अनसुना कर दिया, पर उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि वह तो सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है, फिर लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने यह बात रघुनाथ को बताने की सोची, पर फिर चुप रह गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी चिंता बढ़े। रघुनाथ की तबीयत भी अब कमजोर रहने लगी थी। वो अक्सर खांसी और बुखार से परेशान रहते। सुनीता उनकी दवा का ध्यान रखती, उनके लिए गर्म खाना बनाती और रात को उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनती। एक रात, जब रघुनाथ को तेज बुखार था, सुनीता पूरी रात उनके सिर पर गीली पट्टी रखती रही। सुबह जब रघुनाथ की तबीयत थोड़ी सुधरी, तो उन्होंने सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तुमने मेरे लिए जो किया, वह कोई अपनी बेटी भी नहीं करता। भगवान तुम्हें सदा सुख दे। सुनीता की आंखें भर आईं, पर उसने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। पर गांव की अफवाहें अब और तेज हो गई थीं। एक दिन गांव की पंचायत में यह बात उठी। कुछ लोगों ने कहा कि सुनीता और रघुनाथ का रिश्ता संदिग्ध है और यह गांव की इज्जत के लिए ठीक नहीं। पंचायत के मुखिया रामलाल एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने इन बातों को गंभीरता से लिया और सुनीता को पंचायत में बुलाने का फैसला किया। सुनीता को जब ये खबर मिली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी निष्ठा और सेवा पर कोई उंगली उठाएगा। उसने रघुनाथ को ये बात बताई। रघुनाथ गुस्से से लाल हो गए और बोले, ये गांव वाले मुझे नहीं जानते। मैं अपनी बहू को बेटी मानता हूँ और वे ऐसी नीच बातें कर रहे हैं। सुनीता ने उन्हें शांत किया और कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। मैं पंचायत में जाऊंगी और सच सबके सामने लाऊंगी। पंचायत का दिन आया। सुनीता सिर ऊंचा करके वहां पहुंची। गांव के लोग उसे घूर रहे थे, कुछ सहानुभूति से तो कुछ नफरत से। रामलाल ने सुनीता से सवाल किया, बेटी, गांव में तुम्हारे और रघुनाथ के बारे में बातें हो रही हैं। तुम्हारा क्या कहना है? सुनीता ने गहरी सांस ली और कहा, मुखिया जी, मैं अपने पति विजय की पत्नी हूँ और रघुनाथ जी की बेटी। मेरे पति देश की सेवा में हैं और मैंने उनके पिता की जिम्मेदारी ली है। मैं दिन रात उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि यह मेरा धर्म है। अगर कोई मेरी नीयत पर शक करता है, तो वह पहले अपने दिल को टटोले। क्या आपकी बेटी अपने पिता की सेवा नहीं करेगी? क्या आपकी बहू अपने ससुर को माँ बाप नहीं मानेगी? सुनीता की आवाज में दर्द और गुस्सा था, पर वह अडिग थी। उसकी बातों ने पंचायत में सन्नाटा छा गया। रामलाल ने कहा, बेटी, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, पर गांव की बातें बंद करवाना आसान नहीं। सुनीता ने जवाब दिया, मुखिया जी, मैं सच के साथ हूँ। लोग बातें करें, पर मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। पंचायत ने फैसला किया कि सुनीता और रघुनाथ पर कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। पर गांव की फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। सुनीता अब और मजबूत हो गई थी। उसने फैसला किया कि वह इन बातों को अनसुना करेगी और अपने परिवार की सेवा में लगी रहेगी। उसने विजय को पत्र लिखा और सारी बात बताई। विजय ने जवाब में लिखा, सुनीता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे पिता की देखभाल कर रही हो, यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। गांव वालों की बातों का जवाब मैं लौटकर दूंगा। विजय का पत्र पढ़कर सुनीता का हौसला और बढ़ गया। समय बीतता गया। रघुनाथ की तबीयत अब और खराब रहने लगी। सुनीता ने उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया। वह दिन रात उनके साथ रही, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा और डॉक्टरों से बात की। गांव के कुछ लोग, जो पहले सुनीता पर शक करते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक पड़ोसी, श्यामा, ने सुनीता से माफी मांगी और कहा, बेटी, हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तुम तो सच्ची लक्ष्मी हो। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, चाची, जो बीत गया उसे भूल जाइए। बस पिताजी के लिए दुआ कीजिए। एक दिन, जब सुनीता अस्पताल में रघुनाथ के पास थी, उसे खबर मिली कि विजय की छुट्टी मंजूर हो गई है और वह जल्दी घर लौट रहा है। सुनीता का दिल खुशी से भर गया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा।
विजय जब गांव पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने पिता को गले लगाया। फिर उसने सुनीता को सीने से लगाया और कहा, तुमने जो किया वो कोई साधारण औरत नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। विजय ने गांव वालों को भी इकट्ठा किया और कहा, मेरी पत्नी और मेरे पिता पर जिसने भी शक किया वो मेरे सामने आए। सुनीता मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं, मेरे परिवार की रीढ़ है। अगर किसी ने फिर ऐसी बात की तो वह मुझसे निपटे। विजय की बातों से गांव में सन्नाटा छा गया। लोग शर्मिंदा थे, कुछ ने माफी मांगी तो कुछ चुपचाप चले गए। सुनीता ने विजय से कहा, अब इसे छोड़ दो, हमें अपने परिवार के साथ खुश रहना है। विजय ने हामी भरी। रघुनाथ की तबीयत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। सुनीता ने फिर से अपने शिक्षिका बनने के सपने को जिंदा किया। विजय ने उसका साथ दिया और कहा, तुम पढ़ाई शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनीता ने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसकी मेहनत रंग लाई। वह न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गई। पर क्या समाज की नज़रें पूरी तरह बदल गई थीं? क्या सुनीता का संघर्ष यहीं खत्म हुआ? उसकी जिंदगी में अभी और मोड़ बाकी थे जो उसे और मजबूत करने वाले थे। सुनीता की जिंदगी अब एक नए रास्ते पर थी। गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू करने के बाद उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। बच्चे उसे प्यार से दीदी मास्टनी कहते और उनकी चमकती आंखें सुनीता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार थीं। विजय भी अब घर पर था और उसने सुनीता के हर कदम पर साथ देने का वादा किया था। रघुनाथ की तबीयत में सुधार हो रहा था और वह अक्सर स्कूल के पास बैठकर सुनीता को बच्चों को पढ़ाते देखते। उनकी आंखों में गर्व की चमक होती और वे कहते, बेटी तुमने मेरे परिवार का नाम रोशन किया। पर गांव की हवा अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। कुछ लोग जो पहले सुनीता पर शक करते थे अब उसकी तारीफ तो करते, पर उनके मन में जलन भी थी। सुनीता की मेहनत और लोकप्रियता देखकर कुछ औरतें और पुरुष आपस में फुसफुसाते, देखो कितनी जल्दी ये बहू सबके दिल में जगह बना रही है, जरूर कुछ चाल चल रही है। सुनीता इन बातों से अनजान थी क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने काम और परिवार पर था। एक दिन स्कूल में पढ़ाते समय सुनीता को गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर साहब के बेटे रमेश का संदेश मिला। रमेश गांव का एक बिगड़ैल नौजवान था जो अपनी दबंगई के लिए जाना जाता था। उसने सुनीता को अपने घर बुलाया, ये कहकर कि वह स्कूल के लिए कुछ दान देना चाहता है। सुनीता ने सोचा कि अगर स्कूल को मदद मिलेगी तो बच्चों का भला होगा। वो विजय से सलाह लेकर ठाकुर के घर गई। वहां रमेश ने उसे अकेले में मिलने को कहा। सुनीता को उसका लहजा ठीक नहीं लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, रमेश जी, जो बात है सबके सामने कहिए। रमेश ने हंसकर कहा, अरे मास्टरनी, तुम तो बड़ी तेज हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ दोस्ती करो तो स्कूल को जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा। सुनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा, रमेश जी, मेरी इज्जत और मेरे परिवार का सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। आपकी मदद की हमें जरूरत नहीं। ये कहकर वह वहां से चली गई। रमेश को सुनीता का ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने मन में ठान लिया कि वह सुनीता को सबक सिखाएगा। उसने गांव में नई अफवाह फैलानी शुरू की कि सुनीता स्कूल के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रही है और उसका चरित्र ठीक नहीं है। इन अफवाहों ने फिर से गांव में हलचल मचा दी। कुछ लोग जो सुनीता के पक्ष में थे ने उसका साथ दिया, पर कुछ ने फिर से उस पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। सुनीता को जब ये बात पता चली तो उसका दिल टूट गया। उसने विजय से कहा, मैंने तो बस बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की सोची थी, फिर क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हैं। विजय ने उसे गले लगाया और कहा, सुनीता, जो लोग सच को नहीं देख सकते वे हमेशा बातें बनाएंगे। तुम रुकना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विजय ने ठाकुर साहब से मिलने का फैसला किया। वो उनके घर गया और सारी बात बताई। ठाकुर साहब एक समझदार व्यक्ति थे, पर अपने बेटे की हरकतों से परेशान रहते थे। उन्होंने विजय से माफ़ी मांगी और रमेश को घर बुलाकर डांटा। रमेश ने मजबूरी में माफ़ी मांग ली, पर उसके मन में सुनीता के लिए गुस्सा अभी भी था।
इधर सुनीता ने स्कूल में और मेहनत शुरू कर दी। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। उसने गांव की औरतों को भी इकट्ठा किया और उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम शुरू किया, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सुनीता की ये कोशिशें धीरे धीरे रंग ला रही थीं। गांव की कई औरतें, जो पहले उससे जलती थीं, अब उसकी दोस्त बन गईं। एक औरत, कमला, ने सुनीता से कहा, तुमने हमें वो रास्ता दिखाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम सच्ची हिम्मत वाली हो। सुनीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाची, अगर हम औरतें एक दूसरे का साथ दें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। पर रमेश ने अभी हार नहीं मानी थी। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सुनीता के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचा। एक रात, जब सुनीता स्कूल से देर से लौट रही थी, रमेश और उसके दोस्तों ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की और कहा, मास्टरनी, अगर तुम गांव में रहना चाहती हो तो हमारी बात मानो। सुनीता का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मेरे पति और मेरा परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज सुनकर पास की झोपड़ियों से कुछ लोग बाहर निकल आए। रमेश और उसके दोस्त भाग गए, पर सुनीता का मन अब डर से भारी था। उसने यह बात विजय को बताई। विजय गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गांव के मुखिया रामलाल को बुलाया और सारी बात बताई। रामलाल ने तुरंत पंचायत बुलाई और रमेश को सबके सामने पेश किया। रमेश ने पहले तो बात को टालने की कोशिश की, पर जब गांव के कुछ लोगों ने सुनीता की चीख सुनने की बात कही, तो वह फंस गया। पंचायत ने फैसला किया कि रमेश को गांव से 3 महीने के लिए निकाला जाएगा और उसे सुनीता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। रमेश को मजबूरी में माफी मांगनी पड़ी और वह गांव छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद सुनीता की इज्जत गांव में और बढ़ गई। लोग अब उसे एक ऐसी औरत के रूप में देखने लगे, जो न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा थी। सुनीता ने अपने काम को और जोश के साथ जारी रखा। उसने स्कूल में एक नाटक मंडली बनाई, जहां बच्चे सामाजिक मुद्दों पर नाटक करते। इन नाटकों ने गांव वालों को जागरूक करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। एक दिन सुनीता को एक पत्र मिला। ये पत्र जिला शिक्षा अधिकारी का था, जिसमें लिखा था कि सुनीता के स्कूल की तारीफ पूरे जिले में हो रही है और उसे एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ये खबर सबसे पहले रघुनाथ और विजय को बताई। रघुनाथ ने कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी हार नहीं मानती। विजय ने सुनीता का माथा चूमा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। पुरस्कार समारोह का दिन आया। सुनीता ने साधारण साड़ी पहनी और मंच पर जाकर पुरस्कार लिया। उसने अपने भाषण में कहा, ये पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार और मेरे गांव का है। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गांव लौटने पर सुनीता का स्वागत फूलों से किया गया। अब गांव की हवा बदल चुकी थी। लोग सुनीता को न सिर्फ एक बहू या मास्टरनी के रूप में, बल्कि एक नेता के रूप में देखने लगे। पर सुनीता का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अभी कुछ और इम्तिहान बाकी हैं। क्या उसका यह अंदेशा सही था? क्या गांव की शांति हमेशा बनी रहेगी या कोई नया तूफान उसका इंतजार कर रहा था? सुनीता की जिंदगी अब एक नई उड़ान पर थी। पुरस्कार मिलने के बाद गांव में उसका कद और ऊंचा हो गया था। लोग उसे सम्मान की नजरों से देखते और गांव की औरतें उससे प्रेरणा लेकर अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगीं। सुनीता ने स्कूल में और सुधार किए। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा खेल का मैदान बनवाया, जहां वे पढ़ाई के साथ साथ खेल भी सकें। उसने गांव की औरतों के लिए सिलाई कढ़ाई के केंद्र को और बड़ा किया और अब कुछ औरतें अपने बनाए कपड़े बाजार में बेचने लगी थीं। सुनीता का सपना था कि हरिपुर की हर औरत आत्मनिर्भर बने और वह इस दिशा में दिन रात मेहनत कर रही थी। विजय भी उसका पूरा साथ दे रहा था।
वो अक्सर सुनीता के साथ स्कूल जाता और बच्चों को देशभक्ति की कहानियां सुनाता। रघुनाथ अब पहले से ज्यादा स्वस्थ थे और वे भी कभी कभी स्कूल जाकर बच्चों के साथ समय बिताते। घर में खुशी का माहौल था और सुनीता को लगने लगा था कि शायद अब उसकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो गई हैं। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सुनीता स्कूल से लौट रही थी, उसे गांव के एक पुराने दोस्त मंगल ने रोका। मंगल सुनीता का बचपन का दोस्त था, जो अब शहर में काम करता था और कभी कभी गांव आता था। उसने सुनीता से कहा, सुनीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनीता ने उसे घर आने को कहा। शाम को मंगल आया और उसने बताया कि उसने शहर में एक अखबार में सुनीता के बारे में एक लेख पढ़ा है। लेख में सुनीता की तारीफ तो थी, लेकिन साथ ही कुछ पुरानी अफवाहों का भी जिक्र था, वही अफवाहें जो सुनीता और रघुनाथ के रिश्ते पर शक करती थीं। लेख में लिखा था कि सुनीता ने अपनी मेहनत से गांव में नाम तो कमाया, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। सुनीता ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, मंगल, ये लेख किसने लिखा? मंगल ने बताया कि लेख पर किसी अनजान पत्रकार का नाम था, लेकिन उसे शक है कि इसके पीछे रमेश का हाथ हो सकता है, जो अब शहर में रह रहा था। सुनीता का दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि वह इतनी मेहनत कर रही है, फिर भी लोग उसे बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे। उसने यह बात विजय और रघुनाथ को बताई। विजय गुस्से से बोला, ये रमेश फिर से हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, गुस्से से काम नहीं चलेगा। हमें समझदारी से इसका जवाब देना होगा। सुनीता ने फैसला किया कि वह इस बार चुप नहीं रहेगी। उसने मंगल से उस अखबार के संपादक का पता लिया और विजय के साथ शहर जाने की तैयारी की। शहर पहुंचकर सुनीता ने अखबार के दफ्तर में संपादक से मुलाकात की। उसने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली, कैसे गांव में अफवाहें फैलाई गईं और कैसे उसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। उसने कहा, साहब, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरे नाम को बदनाम किया जा रहा है? अगर आप सच के साथ हैं तो मेरी बात भी छापिए। संपादक सुनीता की हिम्मत और सच्चाई से प्रभावित हुआ। उसने माफी मांगी और वादा किया कि वह सुनीता की पूरी कहानी एक लेख के रूप में छापेगा। उसने ये भी कहा कि वह उस पत्रकार की जांच करेगा जिसने पुरानी अफवाहों को फिर से उछाला। कुछ दिनों बाद अखबार में सुनीता की कहानी छपी। लेख में उसकी मेहनत, हिम्मत और गांव के लिए किए गए कामों का जिक्र था। लेख पढ़कर न सिर्फ हरिपुर बल्कि आसपास के गांवों में भी सुनीता की तारीफ होने लगी। कई लोग जो पहले उस पर शक करते थे, अब उससे माफी मांगने आए। सुनीता ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होता। पर इस घटना ने सुनीता को एक नया सबक सिखाया। उसने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि सच को बार बार सामने लाना पड़ता है। उसने गांव में एक सभा बुलाए और सभी से कहा, मेरे बारे में जो बातें हुई वे सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए एक चुनौती है जो अपने दम पर कुछ करना चाहती है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों और बहुओं पर भरोसा करें, उन्हें आगे बढ़ने दें। सुनीता की बातों ने गांव वालों के दिल को छू लिया। कई माता पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का वादा किया और कुछ औरतों ने सुनीता के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। सुनीता का सिलाई कढ़ाई केंद्र अब और बड़ा हो गया था और उसने इसके लिए एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहां गांव की औरतों के बनाए कपड़े बिकते थे। इस काम से गांव की कई औरतों को आय होने लगी और वे सुनीता को दुआएं देने लगीं। एक दिन सुनीता को जिला प्रशासन से एक और पत्र मिला। इसमें लिखा था कि सरकार ने हरिपुर को महिला सशक्तिकरण मॉडल गांव के रूप में चुना है और इसके लिए सुनीता को विशेष सम्मान दिया जाएगा। ये खबर सुनकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। विजय ने सुनीता को गले लगाया और कहा, तुमने न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे गांव का नाम ऊंचा किया। रघुनाथ ने भी कहा, बेटी, तुमने साबित कर दिया कि एक औरत की हिम्मत पहाड़ को भी हिला सकती है। सम्मान समारोह में सुनीता को एक शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया गया।
उसने मंच से कहा, ये सम्मान मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए है, जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव ऐसा बने, जहाँ हर बेटी को अपने पंख फैलाने का मौका मिले। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल फिर से तालियों से गूंज उठा। गांव लौटने पर सुनीता का स्वागत एक बार फिर धूमधाम से हुआ। अब हरिपुर की हवा सचमुच बदल चुकी थी। लोग सुनीता को न सिर्फ एक मास्टरनी या समाज सुधारक के रूप में, बल्कि एक बेटी, बहू और पत्नी के रूप में भी सम्मान देने लगे। सुनीता ने अपने शिक्षिका बनने के सपने को भी पूरा करने का फैसला किया। उसने दूरस्थ शिक्षा के जरिए अपनी पढ़ाई शुरू की और विजय ने उसका हर कदम पर साथ दिया। रघुनाथ अब पूरी तरह स्वस्थ थे और वे अक्सर सुनीता के साथ गांव की सैर करते, लोगों से मिलते और उसकी तारीफ करते। पर क्या सुनीता की जिंदगी अब पूरी तरह शांत हो गई थी? क्या समाज की चुनौतियां सचमुच खत्म हो गई थीं? सुनीता को अंदर ही अंदर लग रहा था कि उसकी कहानी में अभी कुछ और पन्ने बाकी हैं। क्या कोई नया तूफान उसका इंतजार कर रहा था, या उसकी मेहनत अब उसे सच्ची शांति देगी? सुनीता की जिंदगी अब एक नई लय में ढल चुकी थी। हरिपुर गांव, जो कभी अफवाहों और शंकाओं का गढ़ था, अब प्रगति और एकता का प्रतीक बन रहा था। सुनीता का सिलाई कढ़ाई केंद्र अब गांव की औरतों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत बन गया था। दुकान में बनाए गए कपड़े न सिर्फ स्थानीय बाजार में, बल्कि पास के शहरों में भी बिकने लगे थे। सुनीता ने इस काम को और व्यवस्थित करने के लिए एक छोटी सी समिति बनाई, जिसमें गांव की कुछ औरतें शामिल थीं। ये समिति कपड़ों की गुणवत्ता, बिक्री और नए डिजाइनों पर काम करती थी। सुनीता का स्कूल भी अब गांव का गौरव था। बच्चों की संख्या बढ़ रही थी और कुछ बच्चे तो पड़ोस के गांवों से भी पढ़ने आने लगे थे। सुनीता ने स्कूल में एक छोटा सा विज्ञान कक्ष बनवाया, जहां बच्चे आसान प्रयोग करके विज्ञान के प्रति रुचि विकसित कर रहे थे। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को भी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि बच्चों को और बेहतर शिक्षा मिल सके। विजय सुनीता के हर काम में उसका सहारा बना हुआ था। वो अब फौज में अपनी ड्यूटी कम कर चुका था और ज्यादातर समय गांव में ही रहता था। उसने सुनीता के साथ मिलकर गांव में एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र खोलने की योजना बनाई, जहां लोग इकट्ठा होकर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें। रघुनाथ भी अब पूरी तरह स्वस्थ थे और इस केंद्र के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा देने को तैयार थे। वे अक्सर कहते, बेटी, तुमने मेरे गांव को नया जीवन दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में इतना बदलाव देखूंगा। सुनीता इन तारीफों को सुनकर मुस्कुराती, पर उसका ध्यान हमेशा अगले लक्ष्य पर रहता। उसने अपनी पढ़ाई भी तेज कर दी थी और शिक्षिका की डिग्री के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। एक दिन, जब सुनीता स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी, उसे एक अप्रत्याशित मेहमान का पता चला। यह मेहमान थी अनुराधा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो शहर से हरिपुर आई थी। अनुराधा ने सुनीता के काम के बारे में सुना था और उससे मिलने की इच्छा जताई। सुनीता ने उसे स्कूल में बुलाया। अनुराधा ने सुनीता के काम की तारीफ की और कहा, सुनीता, तुमने जो किया, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शहर में एक सम्मेलन में हिस्सा लो, जहाँ तुम अपनी कहानी और अपने गांव के बदलाव की बात दुनिया के सामने रख सको। सुनीता को ये प्रस्ताव रोमांचक लगा, पर उसे थोड़ा डर भी था। वह गांव से बाहर ज्यादा नहीं गई थी और इतने बड़े मंच पर बोलना उसके लिए नया अनुभव था। उसने विजय और रघुनाथ से सलाह ली। विजय ने कहा, सुनीता, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। तुम जाओ और अपनी बात रखो। मैं और पिताजी यहाँ सब संभाल लेंगे। रघुनाथ ने भी हौसला बढ़ाया और कहा, बेटी, तुमने गांव की इज्जत बढ़ाई है। अब जाओ और दुनिया को दिखाओ कि हमारी बेटियां क्या कर सकती हैं। सुनीता ने हामी भरी और अनुराधा के साथ शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। सम्मेलन का दिन आया। यह एक बड़ा आयोजन था, जिसमें देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और नीति निर्माता शामिल थे। सुनीता ने साधारण साड़ी पहनी और मंच पर अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हुई। उसने अपने बचपन से लेकर गांव में आए बदलाव तक की पूरी बात बताई।
उसने बताया कि कैसे उसने अफवाहों और सामाजिक दबाव का सामना किया, कैसे उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और कैसे उसने गांव की औरतों और बच्चों के लिए एक नया रास्ता बनाया। उसने कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ। मैं बस एक साधारण औरत हूँ जिसने अपने फर्ज को निभाया। अगर मेरे जैसे लोग अपने गांव में बदलाव ला सकते हैं तो हमारा देश कितना आगे बढ़ सकता है। सुनीता की बातों ने पूरे हॉल को भावुक कर दिया। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सम्मेलन के बाद कई लोगों ने सुनीता से मिलकर उसकी हिम्मत की तारीफ की। कुछ संगठनों ने हरिपुर के स्कूल और सिलाई केंद्र के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की। सुनीता के लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। वह गांव लौटी तो उसका स्वागत फिर से फूलों और हंसी खुशी के साथ हुआ। गांव वालों ने सुनीता की तारीफ में कसीदे पढ़े और कुछ ने कहा, हमारी सुनीता ने हमें गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दिया। पर इस खुशी के बीच एक नई चुनौती सुनीता का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद अनुराधा ने सुनीता को फिर से फोन किया। उसने बताया कि सम्मेलन के बाद सुनीता की कहानी को एक राष्ट्रीय अखबार ने छापा है, लेकिन कुछ लोग इस बात से नाराज हैं। ये लोग वही थे जो सुनीता के काम को सिर्फ प्रचार मानते थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुनीता के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, ये कहकर कि वह सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए गांव का इस्तेमाल कर रही है। कुछ ने तो फिर से पुरानी अफवाहों को हवा देनी शुरू कर दी। सुनीता को ये खबर सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने अनुराधा से पूछा, मैंने तो बस अपने गांव के लिए काम किया, फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनुराधा ने उसे समझाया, सुनीता, जब तुम आगे बढ़ती हो तो कुछ लोग जलन के मारे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम इन बातों को अनसुना करो और अपने काम पर ध्यान दो। सुनीता ने अनुराधा की सलाह मानी, पर उसका मन बेचैन था। उसने विजय से इस बारे में बात की। विजय ने कहा, सुनीता, तुमने पहले भी ऐसी बातों का सामना किया है। ये लोग तुम्हारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। अगर तुम चाहो तो मैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। सुनीता ने सोचकर कहा, नहीं विजय, कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। मैं अपने काम से जवाब दूंगी। सुनीता ने फिर से अपने काम में जी जान लगा दी। उसने गांव में एक बड़ा मेला आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें गांव की औरतों के बनाए कपड़े, बच्चों के नाटक और स्थानीय कलाकारों के प्रदर्शन शामिल होंगे। उसने अनुराधा को भी इस मेले में बुलाया ताकि शहर के लोग गांव के बदलाव को देख सकें। मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हुईं। गांव की औरतें और बच्चे दिन रात मेहनत करने लगे। विजय और रघुनाथ ने भी इस आयोजन में पूरा साथ दिया। मेले का दिन आया और हरिपुर में ऐसा उत्साह था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। पास के गांवों और शहर से सैकड़ों लोग आए। सुनीता ने मेले का उद्घाटन किया और कहा, यह मेला हमारे गांव की एकता और मेहनत का प्रतीक है। हमने दिखा दिया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। मेला बहुत सफल रहा। सिलाई केंद्र के कपड़े हाथों हाथ बिक गए और बच्चों के नाटकों ने सबका दिल जीत लिया। अनुराधा ने मेले की तारीफ करते हुए कहा, सुनीता, तुमने अपने काम से उन सबको जवाब दे दिया जो तुम पर उंगलियां उठा रहे थे। मेले के बाद सुनीता की तारीफ फिर से अखबारों में छपी। इस बार कोई नकारात्मक बात नहीं थी। लोग अब सुनीता को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। पर सुनीता का मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अभी और कुछ करना बाकी है। क्या वह अपने शिक्षिका बनने के सपने को पूरी तरह पूरा कर पाएगी? क्या गांव की शांति अब हमेशा बनी रहेगी या कोई नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा? मेले की सफलता ने हरिपुर को एक नई पहचान दी। अब गांव सिर्फ खेती बाड़ी के लिए नहीं बल्कि अपनी एकता और प्रगति के लिए जाना जाने लगा। सुनीता का सिलाई कढ़ाई केंद्र अब एक छोटे व्यवसाय में बदल चुका था और गांव की औरतें न सिर्फ कपड़े बना रही थीं बल्कि अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने की योजना भी बना रही थीं। सुनीता ने इसके लिए अनुराधा की मदद ली, जिसने उसे एक गैर सरकारी संगठन से जोड़ा। इस संगठन ने गांव की औरतों को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री की ट्रेनिंग दी। सुनीता ने खुद भी यह ट्रेनिंग ली और गांव की कुछ युवा लड़कियों को इसके लिए तैयार किया।
अब हरिपुर की औरतें अपने बनाए कपड़े और हस्तशिल्प को शहरों तक पहुंचाने लगी थीं। इससे उनकी आय बढ़ी और गांव में एक नया उत्साह जागा। सुनीता का स्कूल भी अब एक मिसाल बन चुका था। जिला प्रशासन ने स्कूल को और संसाधन देने का वादा किया और कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने किताबें, कंप्यूटर और खेल का सामान दान किया। सुनीता ने बच्चों के लिए एक छोटा सा संगीत कक्ष भी शुरू किया, जहां वे लोकगीत और वाद्य यंत्र सीख सकते थे। उसने गांव के बुजुर्गों को भी स्कूल में बुलाना शुरू किया, ताकि वे बच्चों को अपनी पुरानी कहानियां और परंपराएं सिखाएं। इससे बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान जागा और बुजुर्गों को भी एक नया मकसद मिला। विजय ने सामुदायिक केंद्र का काम तेज कर दिया था। केंद्र अब बनकर तैयार था और इसका उद्घाटन एक बड़े समारोह के साथ हुआ। रघुनाथ ने उद्घाटन में रिबन काटा और कहा, ये केंद्र हमारी एकता का प्रतीक है। सुनीता ने हमें दिखाया कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो कोई सपना बड़ा नहीं। केंद्र में हर हफ्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम, पढ़ाई के लिए कक्षाएं और औरतों के लिए जागरूकता शिविर होने लगे। सुनीता ने केंद्र में एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाया, जहां गांव के लोग मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। सुनीता की पढ़ाई भी अब अपने अंतिम चरण में थी। उसने शिक्षिका की डिग्री के लिए आखिरी परीक्षा दी और उसे पूरा भरोसा था कि वह पास हो जाएगी। विजय और रघुनाथ उसकी मेहनत को देखकर गर्व महसूस करते। एक रात, जब सुनीता और विजय घर पर बैठकर भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, विजय ने कहा, सुनीता, तुमने इतना कुछ कर लिया। अब थोड़ा अपने लिए भी समय निकालो। हम दोनों कहीं घूमने चलें, जैसे पहले करते थे। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, विजय, मेरी खुशी तो यही है, अपने परिवार और गांव के साथ। पर हाँ, तुम कहते हो तो हम जरूर कहीं जाएंगे। दोनों हंसने लगे और उस पल में सुनीता को लगा कि उसकी जिंदगी अब सचमुच पूरी हो चुकी है। पर नियति को शायद अभी सुनीता की और परीक्षा लेनी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई खबर फैली। रमेश, जो 3 महीने के लिए गांव से निकाला गया था, अब वापस लौट आया था। उसने शहर में कुछ समय बिताया और अब गांव में अपनी पुरानी दबंगई फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा था। उसने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया और सुनीता के खिलाफ फिर से बातें फैलानी शुरू की। इस बार उसने सुनीता के सिलाई केंद्र पर निशाना साधा। उसने अफवाह फैलाई कि सुनीता औरतों से सस्ते में काम करवाती है और खुद सारा मुनाफा रख लेती है। उसने ये भी कहा कि सामुदायिक केंद्र सिर्फ सुनीता की प्रसिद्धि के लिए बनाया गया है और इसका गांव को कोई फायदा नहीं। ये बातें कुछ औरतों के कानों तक पहुंची, जो सिलाई केंद्र में काम करती थीं। कुछ ने सुनीता पर भरोसा रखा, पर कुछ ने उससे सवाल करना शुरू कर दिया। एक औरत, राधा, ने सुनीता से कहा, दीदी, लोग कह रहे हैं कि तुम हमें पूरा पैसा नहीं देती। क्या ये सच है? सुनीता को ये सुनकर गहरा दुख हुआ। उसने राधा को गले लगाया और कहा, राधा, तुम मेरे साथ इतने दिन से काम कर रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हें सारी हिसाब किताब दिखाऊंगी। सुनीता ने तुरंत सिलाई केंद्र की सभी औरतों को बुलाया और पिछले 6 महीने का हिसाब उनके सामने रखा। उसने दिखाया कि सारा मुनाफा औरतों में बराबर बांटा गया है और उसने खुद एक पैसा भी नहीं रखा। उसने कहा, ये केंद्र आपका है, मेरा नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, तो आप खुद इसे चलाएं। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। सुनीता की सच्चाई देखकर औरतें भावुक हो गईं। राधा ने माफी मांगी और कहा, दीदी, हमें गलतफहमी हो गई। तुमने हमारे लिए इतना किया और हमने तुम पर शक किया। सुनीता ने सबको माफ कर दिया, पर उसने फैसला किया कि वो रमेश की इस हरकत का जवाब देगी। उसने विजय और रामलाल से बात की। रामलाल ने कहा, रमेश फिर से गांव में अशांति फैला रहा है। हमें इसे रोकना होगा। विजय ने सुझाव दिया कि वे गांव की सभा बुलाएं और रमेश को सबके सामने बेनकाब करें। सभा का दिन तय हुआ। सुनीता ने सभा में सबसे पहले अपनी बात रखी। उसने कहा, मैंने हमेशा गांव के भले के लिए काम किया। अगर कोई मुझ पर इल्जाम लगाता है तो वह सबूत लाए। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। फिर उसने रमेश को सामने आने को कहा। रमेश सभा में आया, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था।
उसने सिर्फ फूल जलूल बातें की जो गांव वालों को हास्यास्पद लगी। रामलाल ने रमेश को डांटा और कहा, तुम बार बार गांव की शांति भंग कर रहे हो। अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो तुम्हें हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। गांव वालों ने भी रमेश के खिलाफ आवाज उठाई और वह शर्मिंदगी के मारे चुपचाप चला गया। इस घटना के बाद रमेश की हिम्मत टूट गई। वह गांव छोड़कर फिर से शहर चला गया और इस बार उसने वापस आने की हिम्मत नहीं की। सुनीता ने राहत की सांस ली, पर उसे पता था कि ऐसी चुनौतियां बार बार आएंगी। उसने गांव वालों से कहा, हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। अगर हम बच गए तो हमारा गांव फिर से पीछे चला जाएगा। गांव वालों ने सुनीता की बात को दिल से लिया और एकता का माहौल फिर से मजबूत हो गया। कुछ महीने बाद सुनीता को अपनी शिक्षिका की डिग्री मिल गई। वह अब आधिकारिक रूप से एक शिक्षिका थी। उसने स्कूल में अपनी नई भूमिका और उत्साह के साथ शुरू की। उसने बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की जिसमें वे अपने सपनों के बारे में निबंध लिखते और उन्हें सबके सामने पढ़ते। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। सुनीता ने गांव की लड़कियों के लिए एक विशेष कक्षा भी शुरू की जहां उन्हें आत्मरक्षा और उनके अधिकारों के बारे में सिखाया जाता था। इस कक्षा में अनुराधा भी कभी कभी आती और लड़कियों को प्रेरित करती। एक दिन अनुराधा ने सुनीता को एक और बड़ा प्रस्ताव दिया। उसने कहा, सुनीता, हम चाहते हैं कि तुम हमारे संगठन की क्षेत्रीय प्रमुख बनो। तुम्हें कई गांवों में जाकर औरतों और बच्चों के लिए काम करना होगा। सुनीता को ये प्रस्ताव आकर्षक लगा, पर उसने कहा, मुझे अपने गांव और परिवार से बहुत प्यार है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अनुराधा ने समझाया, तुम्हें हरिपुर छोड़ने की जरूरत नहीं। तुम यहीं से काम कर सकती हो और दूसरे गांवों में जाकर मदद कर सकती हो। सुनीता ने विजय और रघुनाथ से सलाह ली। दोनों ने उसे हौसला दिया और कहा कि यह उसके लिए एक नया मौका है। सुनीता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अनुराधा के संगठन के साथ काम शुरू किया। अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हरिपुर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह आसपास के गांवों में भी बदलाव लाने लगी। पर क्या सुनीता का यह नया सफर आसान होगा? क्या वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल पाएगी? क्या उसकी जिंदगी में अब कोई नई चुनौती नहीं आएगी या फिर कोई अनजाना मोड़ उसका इंतजार कर रहा था? सुनीता की जिंदगी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसका नाम न सिर्फ हरिपुर बल्कि आसपास के गांवों में भी सम्मान के साथ लिया जाता था। अनुराधा के संगठन के साथ काम शुरू करने के बाद उसने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना शुरू किया। वो हर हफ्ते पड़ोस के गांवों में जाती, वहां की औरतों से मिलती, उनके लिए सिलाई कढ़ाई और अन्य कौशल प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती और बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर काम करती। उसकी मेहनत का असर दिखने लगा था। कई गांवों में औरतें अब आत्मनिर्भर होने की राह पर थीं और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। सुनीता का हरिपुर अब एक मॉडल गांव बन चुका था जिसे दूसरे गांव प्रेरणा के रूप में देखते। सुनीता ने अपने स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन से मिलकर एक नया भवन बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। इस भवन में आधुनिक सुविधाएं थीं, कंप्यूटर लैब, एक बड़ा पुस्तकालय और एक सभागार जहां बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकते थे। सुनीता ने गांव की औरतों के लिए एक सहकारी समिति भी बनाई जो उनके उत्पादों को बड़े शहरों में बेचने का काम करती थी। इस समिति ने गांव की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया और अब हरिपुर की औरतें न सिर्फ अपने परिवार का खर्च चला रही थीं, बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बचत कर रही थीं। विजय ने सुनीता के साथ मिलकर सामुदायिक केंद्र को और सक्रिय किया। अब केंद्र में हर महीने स्वास्थ्य शिविर, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और युवाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण सत्र आयोजित होने लगे। रघुनाथ, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां वे ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, केंद्र में बच्चों को अपनी जीवन की कहानियां सुनाते और उन्हें नैतिकता के सबक सिखाते। उनकी मौजूदगी बच्चों के लिए एक प्रेरणा थी और वे उन्हें दादाजी कहकर पुकारते। सुनीता की शिक्षिका की डिग्री अब उसके काम में और आत्मविश्वास जोड़ रही थी। उसने स्कूल में एक नई पहल शुरू की जिसमें बच्चों को उनके गांव के पर्यावरण और खेती के बारे में पढ़ाया जाता था।
इस पहल से बच्चे न सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़े, बल्कि उन्होंने खेती के नए और टिकाऊ तरीके भी सीखे। सुनीता ने गांव में एक छोटा सा जैविक खेती का प्रोजेक्ट भी शुरू किया, जिसमें गांव के किसान और बच्चे मिलकर काम करते। इस प्रोजेक्ट ने गांव की मिट्टी को बेहतर किया और किसानों की आय बढ़ाई। एक दिन अनुराधा ने सुनीता को एक बड़ा समारोह में बुलाया, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रहा था। इस समारोह में सुनीता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। सुनीता ने विजय और रघुनाथ को साथ चलने को कहा, क्योंकि वह मानती थी कि उसकी हर उपलब्धि में उनका बराबर का योगदान था। समारोह में सुनीता ने मंच पर अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने समाज की कड़वी नज़रों, अफवाहों और चुनौतियों का सामना किया, और कैसे उसने अपने परिवार और गांव के लिए एक नया रास्ता बनाया। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कहानी इतनी दूर तक जाएगी। ये पुरस्कार मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए है जो अपने सपनों के लिए लड़ रही है। यह मेरे गांव, मेरे परिवार और मेरे देश के लिए है। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समारोह के बाद सुनीता को कई बड़े संगठनों से प्रस्ताव मिले, लेकिन उसने विनम्रता से कहा कि वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में ही काम करना चाहती है। हरिपुर लौटने पर गांव वालों ने सुनीता का स्वागत एक उत्सव की तरह किया। बच्चे, औरतें और पुरुष सब ने मिलकर एक बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें सुनीता को फूलों की माला पहनाई गई। उस रात जब सुनीता, विजय और रघुनाथ घर पर बैठे थे, सुनीता ने कहा, मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैंने अपने परिवार को एकजुट रखा, अपने गांव को बदला और अपने सपने को जिया। विजय ने उसका हाथ थामा और कहा, सुनीता, तुम्हारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। तुमने जो बीज बोए हैं, वे सालों तक फल देंगे। रघुनाथ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटी, तुमने मुझे एक नया परिवार और एक नया गांव दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। समय बीतता गया। सुनीता ने अपने काम को और विस्तार दिया। उसने हरिपुर में एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां औरतों और युवाओं को तकनीकी कौशल सिखाए जाते थे। उसने स्कूल में एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया, जिससे गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। गांव की कई लड़कियां, जो सुनीता से प्रेरित थीं, अब कॉलेज जा रही थीं और अपने करियर बना रही थीं। सुनीता का सिलाई कढ़ाई केंद्र अब एक ब्रांड बन चुका था और इसके उत्पाद देश के बड़े शहरों में बिक रहे थे। सुनीता की जिंदगी अब शांत और संतुष्ट थी। वो हर सुबह अपने स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और गांव की औरतों के साथ समय बिताती। विजय और रघुनाथ उसके साथ हर कदम पर थे। एक दिन जब सुनीता स्कूल के बगीचे में बच्चों के साथ फूल लगा रही थी, एक छोटी सी लड़की ने उससे पूछा, मास्टरनी, क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ? सुनीता ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी, तुम मुझसे भी ज्यादा कुछ बन सकती हो। बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। उस पल में सुनीता को लगा कि उसकी जिंदगी का हर संघर्ष, हर आंसू और हर मेहनत सार्थक हो गई। हरिपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, यह एक सपना था जो सुनीता ने सच कर दिखाया। उसकी कहानी न सिर्फ उसके गांव, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई, जो मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर चलता है। सुनीता की हिम्मत, उसका विश्वास और उसका प्यार हमेशा के लिए